हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अब हमारा जो नेक्स्ट सब्जेक्ट हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वो है क्लासिकल मैकेनिक्स 1। हम जो बुक फॉलो करने वाले हैं वो जी अरुलदास के थ्रू लिखी गई है। हम लोग अपना काफ़ी सिलेबस इस बुक में से कवर करेंगे, बट सारा सिलेबस इसमें से नहीं होगा। कुछ चैप्टर्स या आप कह लो कुछ सिलेबस हमारा जो होगा वो हम लोग किसी और बुक के थ्रू या किसी और सोर्स के थ्रू करेंगे, बट फॉर अ टाइम बिंग काफ़ी सिलेबस इसी में से हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, तो सिलेबस के अकॉर्डिंग जो हमारा फर्स्ट यूनिट या फिर फर्स्ट चैप्टर जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वो है इंट्रोडक्शन टू न्यूटोनियन मैकेनिक्स। सबसे पहले इसकी थोड़ी सी इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि आफ्टर ऑल ये चीज़ है क्या। क्लासिकल मैकेनिक्स डील्स विद द मोशन ऑफ फिजिकल बॉडीज एट द मैक्रोस्कोपिक लेवल। तो मैक्रोस्कोपिक का मतलब क्या होता है? वो चीज़ें जो हम लोग अपनी आइज़ के थ्रू देख सकते हैं, यानी कि एक तो होता है माइक्रोस्कोपिक, एक होता है मैक्रोस्कोपिक। जो माइक्रोस्कोपिक होता है वो उन चीज़ों को देखने के लिए हम लोग बोलते हैं जो चीज़ें हम लोग अपनी नेक्ड आइज से नहीं देख सकते, जिनको देखने के लिए हमें एक माइक्रोस्कोप यानी कि इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत होती है। तो मैक्रोस्कोपिक वो चीज़ें होती हैं जो हम इजीली अपनी आँखों के थ्रू देख सकते हैं। ठीक है, तो अब हम क्लासिकल मैकेनिक्स में हम लोग क्या स्टडी करेंगे? हम लोग उन ऑब्जेक्ट्स यानी उन फिजिकल बॉडीज़ के मोशन को स्टडी करेंगे जिनको हम लोग अपनी आंखों से देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल, एक बहुत बेसिक एग्जांपल है कार, बस, इन चीज़ों की हम लोग फिजिकल मोशन के बारे में यहाँ पे बात करने वाले हैं। As Newton's laws of motion provide the basis of classical mechanics, it is often referred to as Newtonian mechanics. अब जैसे जैसे हम लोग इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे तो बहुत ही स्टार्टिंग में हमारे पास न्यूटन के लॉज भी आएंगे। हम लोग सबसे पहले न्यूटन के लॉज को डिस्कस करेंगे। जो हमारी ये क्लासिकल मैकेनिक्स है ये न्यूटन के लॉज से ही बनी है। मतलब इन शॉर्ट आप ये समझो कि क्लासिकल मैकेनिक्स का जो बेस है वो न्यूटन के लॉज पर ही खड़ा है। इसीलिए हम लोग क्लासिकल मैकेनिक्स को न्यूटोनियन मैकेनिक्स भी बोलते हैं। देयर आर टू टाइप्स इन मैकेनिक्स, काइनेमेटिक्स एंड डायनेमिक्स। अब मैकेनिक्स भी फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक काइनेमेटिक्स और दूसरी डायनेमिक्स। काइनेमेटिक्स डील विद द ज्योमेट्रिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ द मोशनल ऑब्जेक्ट्स विदाउट कंसिडरिंग द फोर्सेस प्रोड्यूसिंग द मोशन। तो अब काइनेमेटिक्स में हम लोग बात तो करते हैं मोशन की ही, किसी भी ऑब्जेक्ट की, पर हम लोग ये नहीं बात करते कि वो मोशन जो ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है वो किन किन फोर्सेस को अप्लाई करने के बाद हुआ है। मतलब हम लोग कहेंगे कि हाँ कार चल रही है, पर वो कार चल कैसे रही है, ऐसी कौन सी फोर्स है जो हेल्प कर रही है कार को मूव करने के लिए, हम लोग उस फोर्स को काइनेमेटिक्स के अंडर डिस्कस नहीं करते। लेकिन जो डायनेमिक्स है उसमें हम लोग उस फोर्स के बारे में बात करते हैं। हम लोग देखते हैं कि कार चल रही है, कार मोशन में है, लेकिन किस फोर्स की या फिर किन किन फोर्सेस की हेल्प से वो हमारी कार मोशन में आई है, हम लोग उन सारी फोर्सेस को स्टडी करते हैं अंडर डायनेमिक्स। डायनेमिक्स इज द पार्ट दैट कंसर्न्स द फोर्सेस दैट प्रोड्यूस चेंजेस इन मोशन और द चेंजेस इन अदर प्रॉपर्टीज। दिस लीड्स अस टू द कंसेप्ट ऑफ फोर्स। ठीक है, तो अब जाहिर सी बात है अगर कोई चीज़ चल रही है तो कहीं ना कहीं कोई तो फोर्स उस चीज़ को हेल्प कर रही है ना। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, हमारे दिमाग में किस चीज़ का कंसेप्ट आता है? फोर्स का कंसेप्ट। अब इस सब्जेक्ट के अंडर हम लोग इसी कंसेप्ट को और इसके अंडर काफ़ी और कंसेप्ट्स को हम लोग स्टडी करेंगे। दिस लीड्स अस टू द कंसेप्ट ऑफ फोर्स, मास एंड द लॉज दैट गवर्न द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। हम लोग अब क्लासिकल मैकेनिक्स के अंडर क्या क्या स्टडी करने वाले हैं? फोर्स के बारे में, बहुत सारी फोर्सेस के बारे में बात करेंगे, डिफरेंट ऑब्जेक्ट के डिफरेंट मास के बारे में बात करेंगे। ठीक है, और एक ऑब्जेक्ट जो मोशन में है, मोशन में होने के साथ साथ उसके ऊपर और कौन कौन से लॉज हैं जो अप्लाई किए जा रहे हैं, हम लोग उन सारी चीज़ों के बारे में इस सब्जेक्ट के अंदर डिस्कस करेंगे। टू अप्लाई द लॉज टू डिफरेंट सिचुएशंस, हम लोग क्या करेंगे, इन सारे के सारे जो लॉज हम लोग स्टडी करते जाएंगे, हम लोग डिफरेंट सिचुएशंस पे उन लॉज को अप्लाई करेंगे। फॉर एग्जांपल्स देंगे उनकी, ताकि उन चीज़ों को अंडरस्टैंड करना और इजी हो जाए। Newtonian mechanics has since been reformulated in a few different forms, such as the Lagrange,
द हैमिल्टन एंड द हैमिल्टन-जैकोबी फॉर्मूलीज। मतलब कि अब न्यूटोनियन मैकेनिक्स में हमारे पास बहुत सारे लॉज आएंगे, हमने उन लॉज को डिफरेंट नाम दिए हैं, डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया है। उनमें से 3 कैटेगरीज ये हैं, लेग्रांज, हैमिल्टन एंड हैमिल्टन-जैकोबी। इन सब के बारे में हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये तो थी एक जनरल इंट्रोडक्शन हमारे सब्जेक्ट के बारे में कि क्लासिकल मैकेनिक्स क्या क्या है, उसके अंदर हम लोग क्या क्या स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, तो अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो स्टार्ट करने वाले हैं वो है न्यूटन के लॉज। हम लोग अब न्यूटन के लॉज के बारे में बात करेंगे। सो अंडर न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन वी हैव 3 डिफरेंट मोशंस। ओके, वैसे तो इन तीनों के बारे में आपको ऑलरेडी पता है, बट स्टिल हम लोग इस सब्जेक्ट के रिगार्डिंग उनको एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। So first of all, let us discuss about Newton's first law of motion. It states that every object continues in its state of rest or uniform motion in a straight line unless a net external force acts on it to change that state. तो अब इसके अकॉर्डिंग ये क्या बोल रहा है कि कोई भी ऑब्जेक्ट वो रेस्ट पे ही रहेगा, या उसको हम लोग यूनिफॉर्म मोशन भी बोल सकते हैं। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब एक ऐसा मोशन जो कि कॉन्टीन्यूअस है, जिसमें कोई भी चेंजेस नहीं आ रहे। कहते हैं एक ऑब्जेक्ट तब तक रेस्ट पे रहेगा जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स आकर उसके ऊपर प्रेशर नहीं डालेगी, उसके ऊपर फोर्स नहीं एक्सर्ट करेगी, तब तक वो रेस्ट पर ही रहेगी। पर जैसे ही उसके ऊपर फोर्स लगेगी वो चेंज हो जाएगी। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर एक कोई बुक है टेबल पर पड़ी है, ठीक है, आप उसको दूर से देख रहे हो, तो क्या उस बुक में कोई चेंज आएगा? वो उसी टेबल पर ही पड़ी रहेगी ना, जब तक आप आकर या कोई और आकर उस बुक को उठाता नहीं या उसको शिफ्ट नहीं कर देता एक पोजीशन से दूसरी जगह पे। इट मीन्स जब तक कोई भी उस बुक को टच नहीं करता, वो बुक क्या है, रेस्ट की स्टेट में पड़ी रहेगी, चाहे उसको जितनी मर्जी देर उस स्टेट में रखो। पर जैसे ही किसी ने आकर उसको उठाया या उसको शिफ्ट किया, हिलाया, इट मीन्स अब उसकी पोजीशन चेंज हो गई ना। इट मीन्स उसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई की गई है, तभी उसने अपनी स्टेट यानी कि अपनी पोजीशन चेंज की है। तो यही हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है कि जब तक आप लोग खुद कोई एक्सटर्नल फोर्स आकर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर नहीं कोई अपना फोर्स एक्सर्ट करती, तब तक वो ऑब्जेक्ट क्या करेगा, रेस्ट या फिर कह लो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगा। तब तक वो अपनी पोजीशन, अपनी स्टेट को चेंज नहीं करता जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं की जाती। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ इंडिकेट्स दैट द स्टेट ऑफ अ बॉडी एट रेस्ट, यानी कि एक बॉडी जो कि रेस्ट पे है, यानी कि उसमें उसकी वेलोसिटी क्या है, हम लोग 0 मान के चलते होते हैं। जब भी कोई बॉडी रेस्ट पे है ना, इट मीन्स वो मूव ही नहीं कर रही है। मूव नहीं कर रही है तो किसी डायरेक्शन में नहीं है, कोई उसकी स्पीड नहीं है, तो उसकी वेलोसिटी क्या हो गई, 0। एंड अ स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म वेलोसिटी आर कंप्लीटली इक्विवेलेंट। ठीक है, नो एक्सटर्नल फोर्स इज नीडेड इन ऑर्डर टू मेंटेन द यूनिफॉर्म मोशन ऑफ अ बॉडी। कहते हैं एक बॉडी कोई रेस्ट पे है ना, यूनिफॉर्म मोशन में है, यानी उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा, हमें उस टाइम पे किसी भी एक्सटर्नल फोर्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब अगर सपोज मैंने वही बुक वाली एग्जांपल, मेरी बुक टेबल पे पड़ी है तो वो पड़ी रहेगी ना, मतलब रेस्ट की पोजीशन पे है, तो उसको रेस्ट करवाने के लिए मुझे किसी एक्सटर्नल फोर्स की ज़रूरत थोड़ी है। मुझे एक्सटर्नल फोर्स की ज़रूरत कब पड़ेगी, जब मुझे उसको मूव करवाना है अपनी पोजीशन से। ठीक है, it continues without change due to an intrinsic property of the body that we call inertia। तो अब यहाँ पे एक वर्ड यूज़ हुआ है इनर्शिया। तो पहले हम लोग देखते हैं कि इनर्शिया क्या होता है। इनर्शिया इज द नेचुरल टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू रिमेन एट रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। कहते हैं एक नेचुरल टेंडेंसी मतलब एक अपने आप में एक एबिलिटी होना कि कोई भी चीज़ रेस्ट में तब तक पड़ी रहेगी जब तक उसके ऊपर कोई और चीज़ आके एक्ट नहीं करती। इसी प्रॉपर्टी की वजह से हम लोग कई बार न्यूटन के फर्स्ट लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोल देते हैं। क्वांटिटेटिवली द इनर्शिया ऑफ अ बॉडी इज मेजर्ड बाय इट्स मास। अब इनर्शिया है किसी बॉडी का, अगर हमें मेजर करना है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, उस बॉडी के मास की हेल्प से हम लोग उसको मेजर कर सकते हैं। अब ये डाउट बहुत बार रहता है कि मास और वेट क्या ये दोनों सेम है? नहीं, ये दोनों चीज़ें डिफरेंट है। और हम सबसे पहले अब क्या करते हैं, मास की डेफिनेशन ही देखते हैं। ठीक है, तो अब मास की डेफिनेशन देखते हैं। मास इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर इन अ फिजिकल बॉडी, यानी कि एक कोई बॉडी है मेरे पास जिसको हम लोग देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, दैट इज नोन एज फिजिकल बॉडी।
अब उस बॉडी के अंदर कितना मैटर प्रेजेंट है, यानी कितनी क्वांटिटी है किसी चीज़ की, हम लोग उसको बोलते हैं मास। फॉर एग्जांपल अगर मैं पोटैटोस बाय करने जाऊँ या कहीं पे भी, तो हम क्या बोलते हैं बायर अपने शॉपकीपर को कि 1 kg पोटैटो दे दो, तो वो 1 kg क्या हो गया, पोटैटोस की क्वांटिटी हो गई ना मेरे पास। तो अब जैसे यहाँ पे इन्होंने एग्जांपल दिया है, इफ़ एन ऑब्जेक्ट हैज़ अ मास ऑफ 1 kg ऑन द अर्थ, इट वुड हैव अ मास ऑफ 1 kg ऑन द मून, इवन दो इट वुड वे ओनली 1/6 एज मच। तो यहाँ पे ये डिफरेंस दिखाया गया है कि अगर सपोज किसी ऑब्जेक्ट का मास 1 kg है अर्थ के ऊपर, उस ऑब्जेक्ट का मास अर्थ के बाहर यानी मून पे भी 1 kg ही होगा, जबकि उसका वेट उसके ओरिजिनल वेट से 1/6 हो जाएगा। तो ये डिफरेंस आया किसमें, मास और वेट में। Newton made the first law more precise by introducing definitions of quantity of motion and quantity of matter, which we now call momentum and mass respectively. तो अब अमाउंट ऑफ मैटर को हम लोग मास बोलते हैं, यानी कि क्वांटिटी ऑफ मैटर को हम लोग मास बोलते हैं, ये हमने स्टडी किया। उसी तरीके से क्वांटिटी ऑफ मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं, मोमेंटम। और मोमेंटम हम लोग किस तरीके से मेजर करते हैं, मास इनटू वेलोसिटी, यानी किसी ऑब्जेक्ट का मास और उसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी का हम लोग अगर प्रोडक्ट कर दें तो हमारे पास क्या आएगा, मोमेंटम आएगा। ठीक है, और हम लोग मास को किससे डिनोट करते हैं, एम से, स्मॉल एम से, और मोमेंटम को हम लोग किसके साथ डिनोट करते हैं, पी के साथ। तो पी इक्वल्स टू मास एंड वी क्या है मेरे पास, वेलोसिटी। ठीक है, here v is the velocity of the body. Mathematically, Newton's first law can be expressed in the following way. In the absence of an external force acting on the body, कहते हैं अब अगर मेरे पास एक्सटर्नल फोर्स एब्सेंट है किसी भी बॉडी के ऊपर, सो मोमेंटम इज इक्वल्स टू मास इनटू वेलोसिटी। अब एक्सटर्नल फोर्स नहीं है किसी चीज़ के ऊपर, ठीक है, इट मीन्स वेलोसिटी क्या हो गई, ज़ीरो हो गई। तो अब मास तो हमेशा कांस्टेंट ही रहता है, तो मेरे पास ओवरऑल मोमेंटम क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। दिस इज़ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, यानी कि जब किसी बॉडी के ऊपर मेरे पास एक्सटर्नल फोर्स एब्सेंट हो, उस टाइम पे मेरा मोमेंटम क्या होगा, कांस्टेंट होगा। और इस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। नाउ नेक्स्ट इज न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। The rate of change of momentum of an object is directly proportional to the force applied and takes place in the direction of the force. तो अब ये क्या बोल रहा है कि हमारे पास ये मोमेंटम है P, हमने क्या किया, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, यानी कि अब मेरे मोमेंटम में कोई चेंज प्रोड्यूस हुआ है, वो चेंज किसके थ्रू आया, जो हमने एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई की है, और वो चेंज किस डायरेक्शन में होगा, उसी डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में मेरे पास फोर्स आई है। ठीक है, इफ़ वी डिनोट द फोर्स बाय एफ, अब अगर मैं फोर्स को कैपिटल एफ से डिनोट कर दूं तो हम सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज फोर्स इज इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ठीक है, सिंस फर्स्ट लॉ की हेल्प से हमें पता है कि जो मेरा मोमेंटम है इज इक्वल्स टू एम वी, जहाँ पे मेरा मास क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट का कांस्टेंट रहेगा। तो अगर अब पी की इस वैल्यू को मैं यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दूँ, एम क्या है मेरे पास, कांस्टेंट, इसलिए वो बाहर आ गया, और पीछे मेरे पास क्या बच गया, डी वी बाई डी टी। अब ये क्या हो रहा है, हमने बात की थी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम की, रेट ऑफ डी बाई डी टी क्या होता है, रेट ऑफ चेंज। अब यहाँ पे रेट ऑफ चेंज किसका हो रहा है, वेलोसिटी का, और रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन, और इस एक्सेलरेशन को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल ए के साथ। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या आ गया, एम ए आ गया। ठीक है, हम लोग फर्दर वेलोसिटी v को v का एक और यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन यानी कि एक और डेफिनेशन दे रखी है, दैट इज़ रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर r। अब हमें पता है कि जो वेलोसिटी है वो वेक्टर क्वांटिटी है, वो वेक्टर क्वांटिटी क्यों है, क्योंकि उसमें डायरेक्शन भी हम लोग कंसीडर करते होते हैं, हमेशा हम लोग डायरेक्शन को हमेशा कंसीडर करते हैं। और यहाँ पे जो मेरे पास r है ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, इसलिए हम v को क्या बोल सकते हैं, v इक्वल्स टू डी आर बाई डी टी। ठीक है, अब v की इसी वैल्यू को हम लोग अगर इस फॉर्मूला में ऊपर सब्सटीट्यूट कर दें तो एक d बाई डी टी तो पहले से ही था, एक और आ जाएगा दैट इज d बाई डी टी। तो अब ये क्या हो गया, डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड ऑर्डर, किसका, r का विद रिस्पेक्ट टू t हो रहा है, विच इज़ ऑफन रेफर टू एज द इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ द पार्टिकल। और इसको हम लोग मोस्टली क्या बोलते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल। ठीक है, इट इज़ अ सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, हमें मालूम है क्योंकि ये सेकेंड ऑर्डर की है। इफ़ द फोर्स एफ
is known and the position and velocity of the particle at a particular instance are given. With the help of a second law, we can find the position and velocity of a particle at any given instant. तो अभी क्या बोल रहे हैं कि अगर हमें सपोज फोर्स भी पता चल जाए, ठीक है, हमें फोर्स पता है, हमें पार्टिकल की पोजीशन के बारे में भी नॉलेज है, हमें उसकी वेलोसिटी भी गिवन है, तो हम क्या करेंगे, हम लोग पार्टिकल के बारे में बाकी चीज़ें भी फाइंड कर सकते हैं उसी की हेल्प से। डन। अब नेक्स्ट है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। वेन एवर अ बॉडी एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑन अ सेकेंड बॉडी, द सेकेंड बॉडी एक्सर्ट्स एन इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स ऑन द फर्स्ट। तो इसको सबसे ईजी एक्सप्रेशन जिसके साथ हम लोग डिफाइन कर सकते हैं वो यही है, दैट एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। और ये हम लोग अपनी डेली लाइफ में भी बहुत बार यूज़ करते हैं कि कोई भी अगर चीज़ है, आप किसी चीज़ के ऊपर फोर्स लगा रहे हो ना, तो एट दी एंड एक रिएक्शन प्रोड्यूस करेगी जो कि आपकी साइड पे होगा। फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी वॉल को पंच करते हो, ठीक है, आपने वॉल को पंच किया, इन रिटर्न आपको क्या मिलेगा, हाथ पे दर्द होगा आपके, तो मतलब उस वॉल ने भी तो आपके पास एक रिएक्शन छोड़ा है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अब दिस स्टेटमेंट इज परफेक्टली वैलिड, but it has to be remembered that the action force and the reaction force are acting on different bodies। तो ये क्या बोल रहा है कि स्टेटमेंट तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन एक चीज़ याद रखना यहाँ पे कि यहाँ पे एक्टिंग बॉडी और रिएक्टिंग बॉडी दोनों ही डिफरेंट है। मतलब पहले, अगर पहली सिचुएशन देखें तो आपने पंच किया वॉल के ऊपर, तो आपने एक्ट किया, रिएक्ट किसके ऊपर हुआ, वॉल के ऊपर, उसके बाद वॉल ने आपको रिएक्शन दिया, ठीक है। तो एक्टिंग और रिएक्टिंग चेंज हो गए इसमें, मतलब एक्टिंग बॉडी कोई दूसरी होती है और रिएक्टिंग बॉडी डिफरेंट होती है। और एक और चीज़ ध्यान में रखना, एक्शन एंड रिएक्शन दोनों ही ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, तो इट मीन्स यहाँ पे एक नेगेटिव साइन इसीलिए आया, ठीक है। इन अ टू पार्टिकल सिस्टम, एक और सिस्टम है जिसमें दो पार्टिकल्स हैं, द फोर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल 1 बाय पार्टिकल 2, जिसको हम लोग F12 बोलते हैं। F12 का मतलब क्या है कि पार्टिकल 2 ने पार्टिकल 1 के ऊपर फोर्स अप्लाई किया, इज इक्वल एंड ऑपोजिट टू द फोर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल 2 बाय पार्टिकल 1, जिसको हम लोग डिनोट करेंगे F21 से। कहते हैं जो फोर्स पार्टिकल 2 ने पार्टिकल 1 के ऊपर अप्लाई की, ठीक है, वो किसके इक्वल एंड ऑपोजिट है, सिमिलरली उसी फोर्स के इक्वल एंड ऑपोजिट है जो कि पार्टिकल 1 ने पार्टिकल 2 पर अप्लाई की थी। तो हम लोग उसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। डन। सिंस फोर्स इज अ रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, हमने सेकेंड लॉ में ये डिस्कस किया कि जो फोर्स है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है, तो उसको हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं। डन। फर्दर हमने ये भी देखा कि जो मेरा मोमेंटम है वो किसका होता है, मास इनटू वेलोसिटी। तो हमने सेम इसी तरीके से पी की जगह में मास इनटू वेलोसिटी सब्सटीट्यूट किया। अब v क्या है, d/dt, तो वो क्या आ जाएगा, ma, वही यहाँ पे चीज़ आई हुई है। फिर हमने क्या किया, m वाली क्वांटिटीज़ को एक साइड पे कर दिया और a वाली क्वांटिटीज़ को एक साइड पे कर दिया। डन। और हमने क्या किया, इसके ऊपर मॉड अप्लाई कर दिया, नेगेटिव साइन होने की वजह से अब मॉड को ओपन कर दोगे तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव बोथ। आप कहते हैं इस चीज़ को हम लोग, इस इक्वेशन को या इस फॉर्मूले को बोल लो, हम लोग यूज़ कर सकते हैं किसी भी दो पार्टिकल्स के मास को फाइंड करने के लिए। तो गाइस, आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने क्लासिकल मैकेनिक्स की इंट्रोडक्शन ली, हमने न्यूटन के लॉज को डिस्कस किया। अब इसके आगे हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। मैं चैप्टर वाइज आपको नोट्स PDF के फॉर्मेट में सेंड करती रहूँगी अपने टेलीग्राम ग्रुप में। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, तो आप अगर उसको ज्वाइन करना चाहो तो आप लोग उस लिंक की हेल्प से उसको ज्वाइन कर सकते हो।